नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमने समकालीन विश्व और राजनीति में शीत युद्ध के दौर का लेसन की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग की थी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि कल हम इस लेसन से जुड़े हुए तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी छोटे क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप यानी बड़े क्वेश्चन सबको कवर करेंगे। तो उसी कथन अनुसार मैं आप लोगों के बीच में आज इस लेसन से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस छोटे बड़े जितने क्वेश्चंस इस लेसन में बन सकते हैं उन सब के नोट्स लेकर और आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए आया हूं। आप लोगों से मैं पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो पूरा देख लिया करो, खासकर जो मेरे स्कूल से जुड़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग घर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इस मेहनत का आप कुछ फ़ायदा उठाएं। ऐसे नहीं कि आप काम चलाओ चलाएं। या जैसे आज मैं इस लेसन में लेके आया हूँ, सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इससे बाहर इस लेसन में कुछ भी नहीं बचेगा। 20 मिनट का 25 मिनट का वीडियो बनेगा, आप वो सिर्फ बैठकर आराम से सुनो और साथ में अपने नोट्स बना लेना। मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, खासकर जो अपना ग्रुप है पॉलिटिकल साइंस GT प्लस रामसरा, उसमें मैं आपको एक टास्क दूंगा, काम दूंगा, मतलब होमवर्क है कि मैं आप लोगों के नोट्स चेक करूंगा भी आप लोगों ने नोट्स इस लेसन से देखकर नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों के लिए जो समकालीन विश्व राजनीति का लेसन था, उस लेसन से जुड़ा हुआ बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उससे जुड़ा हुआ लेसन था शीत युद्ध का दौर। वो हमने पढ़ लिया था। अब उसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, भी शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर क्या है, दो महाशक्तियों के बीच युद्ध व कटु संबंध, कटु यानी खारे संबंध, जो तनाव और ईर्ष्या पर आधारित है उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ये हुआ इसका आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किन दो गुटों से संबंधित था। जो शीत युद्ध था वो किन दो गुटों के बीच में था भी, तो वो था पूंजीवादी अमेरिका और सोवियत साम्यवादी संघ रूस, जिसे हम क्या कहते हैं, सोवियत यूनियन। तो किन दो गुटों के बीच था, ये उसका उत्तर है। उसके बाद है शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ। तो शीत युद्ध कब आरंभ हुआ बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, यह आरंभ हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, शीत युद्ध। बेटा आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके सब क्वेश्चन करना। इन क्वेश्चनों से बाहर इस लेसन में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपको आइंदा अगर स्कूल रेगुलर भी लगे ना तो इस लेसन को उठाने की आवश्यकता नहीं होगी पॉलिटिकल साइंस में। ये मैं आप लोगों को इंश्योर करता हूं इस मामले में। इसलिए आप कृपया इसको पूरा देखें, इसके नोट्स बनाएं। उसके बाद क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था भी, ये 1962 में, 61-62 का दौर था। इसको 62 में फिक्स करते हैं। ये क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्या था वो मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा और बता देता हूँ कि क्यूबा एक छोटा सा तटीय देश है, अमेरिका के पास है बिल्कुल, और ये साम्यवादी व्यवस्था से चलने वाला है, इसलिए ये सोवियत यूनियन के साथ था, उसके गुट में था सोवियत के। तो यहाँ सोवियत यूनियन वालों को डर लगा भी कहीं अमेरिका इस पर हमला करके अपने पास साथ में न मिला ले, तो उन लोगों ने यहाँ क्या किया, अपनी मिसाइल तैनात कर दिए। उसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। उससे क्या हुआ कि दोनों जो बड़ी शक्तियां थी वो आमने सामने आ गई और ये डर लगने लगा भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। क्वेश्चन 5 है उसके बाद है, अमेरिका में कौन से सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया। ये क्वेश्चन ऐसे है, अमेरिका ने कौन से सैनिक गठबंधनों, उस टाइम में जो दो ध्रुवीय व्यवस्था बनी थी, दो ध्रुव बने थे, उन लोगों ने क्या किया कि ये किया भी, एक ने अपने कुछ गठबंधन कर लिए, संधियां कर ली, दूसरे ने कुछ अपने गठबंधन कर लिए। तो इसमें इसने पूछा है भी अमेरिका है उसने कौन कौन से गठबंधन किए। तो अमेरिका ने किया था नाटो 1949 में, सिट्टो 1954 में और सेंटो 1955 में। कल वाले लेसन में मैंने यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, मैं सिट्टो और सेंटो को USSR यानी सोवियत यूनियन की संधियां बोल गया था। ऐसा नहीं है। क्या है ये, नाटो, सिट्टो और सेंटो, ये तीनों किसकी हैं, अमेरिका वाले गुट की संधियां थी। यानी अमेरिका वाले गुट में जितने देश थे उन्होंने संधियां की थी, अलग अलग संधियां थी भी, अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम लोग इकट्ठे जवाब देंगे। उसके बाद है, सोवियत गुट ने किसका निर्माण किया था। तो जब इन्होंने संधि कर ली तो सोवियत वाला जो गुट था उन्होंने भी तो कुछ मुकाबले के लिए कुछ करना था, तो उन्होंने किया था वार्सा पैक्ट। इसको वार्सा संधि भी कहते हैं। ये कब किया, 1955 में। तो आपको पता होना चाहिए भी सिट्टो, सेंटो और नीटो कब कब हुए और किन
कौन से गठबंधन ने किए थे, और वारसा की जो संधि थी वो किसने की थी और कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इस युद्ध के बीच कौन कौन से महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया। यानी कि सही मायने में जो शीत युद्ध का था वो, वैसे तो सारी दुनिया में इसके प्रभाव पड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा अखाड़ा कहाँ बना था इसका, सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप पर प्रभाव पड़ा था, तो वो था यूरोप पर। गोर्चोव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। ये एक व्यक्ति है गोर्चोव, ये कब बने थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति, ये बने थे 1985 में। गोर्चोव के बारे में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि गोर्चोव वो व्यक्ति था जिसके काल में सोवियत संघ टूटा, जिससे फिर क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ 1989 में और अलग अलग देश बने। इन लोगों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। पहला व्यक्ति था ये जिसने अपने सोवियत संघ की नीतियों में बदलाव किया और उसने कहा भी अलग अलग होना चाहिए। तो गोर्चोव कब बना था सोवियत संघ का राष्ट्रपति, 1985 में। उसके बाद है, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के मध्य बनी बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। मैंने कल वाले लेसन में आपको बताया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भी आपको पहले वो लेसन पढ़ना चाहिए, कल वाला लेक्चर देखना चाहिए, फिर ये देखना आप लोग। अगर किसी ने पूरा नहीं देखा है तो पहले वो कल वाला लेक्चर देखे, उसमें से फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दो भागों में बंट गई। एक साम्यवादी थी सोवियत संघ के साथ, दूसरी पूंजीवादी थी अमेरिका के साथ। बाद में इनके बीच में एक दीवार बना दी गई थी, वो दीवार गिरा दी गई क्योंकि इनका एकीकरण हो गया, दोनों पश्चिमी और पूर्वी दोनों जर्मनी एक हो गए। तो इनके बीच में जो दीवार थी वो कब गिराई गई, जिसको बर्लिन की दीवार कहते हैं, वो कब गिराई गई भी, 1989 में। और फिर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, यानी दोनों जर्मनी को मिलाकर एक देश कब बना, ये बना 1990 में। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ 1985 के बाद संकट के दौर में आ गया था, आर्थिक परेशानियां आनी स्टार्ट हो गई थी और दूसरी कारण, और ये ऐसे चलते चलते लड़ाई होते होते 1991 में पूरी तरह से सोवियत संघ टूट गया। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, एक्चुअल में सही उसकी डेट क्या है, 1991 में। उसके बाद क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन कौन से हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, जोसेफ ब्रोज टिटो ये थे, ये कहाँ से थे, यूगोस्लाविया से थे, और गमाल अब्दुल नासिर ये मिस्र से थे, इजिप्ट से। ये मुख्य नेता थे जिन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है ये मैंने आपको कल भी बताया था, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, लिटिल बॉय व फैटमैन से आप क्या समझते हैं। लिटिल बॉय और फैटमैन ये दोनों क्या है, ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए जो परमाणु बम थे उनके गुप्त नाम है, कोड नेम है उनके। यानी लिटिल बॉय और फैटमैन ये दोनों किसके नेम थे, जो परमाणु बम कहाँ गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरे विश्व युद्ध में। किसने गिराए, अमेरिका ने गिराए। कहाँ गिराए, जापान में। दोनों कब गिराए, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। उसके बाद क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, CIA क्या है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी। क्या है ये जासूसी एजेंसी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसको शॉर्ट में CIA बोला जाता है। इसको बोलते हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पूरा नाम है इसका सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अमेरिका की मुख्य गुप्तचर एजेंसी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी में इसका नाम शुमार किया जाता है। उसके बाद है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। ये एक संधि बनी हुई है परमाणु अप्रसार संधि, और जिसका बहुत बारी भारत के मामले में भी जिसका जिक्र होता है, क्योंकि जो देश है वो कहते हैं भारत को भी आप भी इस पर हस्ताक्षर करो। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि एक बार कोई इस पर अगर हस्ताक्षर कर दे, इसको मान लेना को देश, तो वो परमाणु हथियारों को उसको खत्म करना पड़ता है, अपने जो जितने भी परमाणु हथियार है। तो भारत पर प्रेशर आता है बहुत बार भी आप इसको खत्म करो, लेकिन भारत इस चीज़ को नहीं मान रहा। भी हम लोग खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। 1 जुलाई 1968 पर इस पर हस्ताक्षर हुए थे, और इसने दुनिया में काम करना स्टार्ट किया था 5 मार्च 1970 को, परमाणु अप्रसार संधि। पृथक का मतलब अलग होना। पृथकवाद की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। ये भारत ने बनाई थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए जो देश थे उन्होंने ये नीति अपनाई थी, पृथकवाद की विदेश नीति। पृथकवाद का मतलब होता है अलग रहना। तो ये नीति का मतलब ये था भी जो देश थे वो न तो
अमेरिका वाले गठबंधन से अलग रहेंगे, वो उनसे भी अलग रहेंगे, और रूस वाले या सोवियत संघ वाले गठबंधन से भी अलग रहेंगे। तो यहाँ कहता है किसी राष्ट्र द्वारा स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखना क्या होता है? पृथकवाद की विदेश नीति। उसके बाद क्वेश्चन है 17 नंबर, शीत युद्ध का एक परिणाम बताएं, इसका एक रिजल्ट बताएं क्या हुआ शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? दो ध्रुवीय व्यवस्था, यानी सारी दुनिया में दो ध्रुव बन गए, एक अमेरिका वाला और एक सोवियत यूनियन वाला। उसके बाद क्वेश्चन है, शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है, यह कथन किसका है? एक कथन कहा इसके बारे में, शीत युद्ध के बारे में कहा कि शीत युद्ध का जो वातावरण है वो एक प्रकार से मृत्युदंड दिए गए व्यक्ति को कि कुछ देर के लिए हम निलंबित कर देते हैं मृत्युदंड, उस जैसा महसूस होता है। ये किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन है, जब सोवियत संघ ने 19 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा में परमाणु हथियार तैनात किए, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये मैंने आपको कल भी बताया था, जॉन एफ कैंडी कौन थे उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति? और ये कब की बात है? 1961-62 की। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर, पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हुए और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? ये भी मैंने बताया था, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था, ये बुक में कल आपको मैंने बताया था, अच्छी तरह से 1961 में हुआ था और 25 देश उसमें शामिल हुए थे। और अब इसमें कितने सदस्य देश है? आज भी ये गुट निरपेक्ष आंदोलन काम करता है। अब इसमें कितने देश है? कुल 120। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किससे जुड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था थी? पूंजीवाद और समाजवाद, और इन दो व्यवस्थाओं के अलावा तीसरी व्यवस्था थी अल्प विकसित देश, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़े, जिनको अपना विकास करना था, वो थी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। यानी जो विकसित देश थे उनके और जो गरीब देश थे उनके बीच के जो देश थे, मिडिल वाले, जो नए गरीब थे और नए पूरी तरह अमीर थे, उन देशों ने अपना विकास करना स्टार्ट किया, अपने फायदे उठाने स्टार्ट किए। इससे एक नई व्यवस्था स्टार्ट हुई आर्थिक विकास की, उसको बोलते हैं नवीन आर्थिक व्यवस्था। ये कब शुरू हुई? 1970 के दशक में। विकासशील व विकसित देशों के बीच पाए जाने वाले विवाद को किस नाम से जाना जाता है? विकासशील यानी कि अल्प विकसित, थोड़े विकास वाले, जैसे भारत अल्प विकसित देश है, विकासशील में आता है भारत। विकसित जैसे अमेरिका, जो पूरी तरह से तरक्की कर चुका है, अमीर है, ऐसे कुछ देश है दुनिया में। इन देशों के बीच में जो विवाद पाए जाते हैं ना, उनको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण संवाद। दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पीछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर में आया हुआ था ये प्रश्न, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, कि विकासशील एवं विकसित देशों के बीच पाए जाने वाले विवाद को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण संवाद। और ये दक्षिण संवाद के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो अमीर देश है ना, उनको लगता है कि जो अल्प विकसित देश है वो ज्यादातर दक्षिण में है, उनके दक्षिण में है, इसलिए वो बोलते हैं दक्षिण यानी साउथ डायलॉग। भी साउथ साइड वालों के साथ डायलॉग कर लो, बात कर लो। अगर साउथ साइड वालों के साथ डायलॉग करोगे तो इसका मतलब क्या है? भी अल्प विकसित देश है, उनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का 16वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2012 में किस देश में हुआ था? ये 16वां शिखर सम्मेलन था गुट निरपेक्ष का, पहला हुआ था 1961 में और 16वां हुआ अगस्त 2012 में। और ये किस देश में हुआ? ये ईरान में हुआ। ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। तो ये तेहरान में हुआ 2012 में, ये 16वां था। स्टार्ट सेकंड संधि किन देशों के बीच हुई थी? स्टार्ट सेकंड संधि ये हुई थी रूस व अमेरिका के बीच। स्टार्ट सेकंड इसका मतलब होता है दोबारा से शुरू करना, यानी कि 1991 तक सोवियत यूनियन थी और सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच दुश्मनी के कारण शीत युद्ध चला। बिल्कुल दुश्मनी थी उनकी, युद्ध हालांकि नहीं हुए अप्रोक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनमें सब कुछ हुआ, युद्ध भी हुए, सब कुछ हुए। 1991 में सोवियत यूनियन बेटा टूट जाता है, तो होता क्या है? रूस आता है। रूस को फिर से अपने को स्टेबल करना था, अपना विकास करना था, तो वो अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी बुलाता है और उसके साथ संधि करता है भी अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, पीछे की सारी बातें भूल जाएंगे। तो वो स्टार्ट सेकंड संधि के नाम से जानी जाती है। उसके बाद देखिए, आंशिक यानी थोड़ा, परमाणु प्रतिबंध संधि 1965 पर किस देश ने हस्ताक्षर किए थे? 1965 में एक संधि हुई, उसका नाम था आंशिक परमाणु अप्रसार संधि। और फिर 1970 में एक संधि हुई, वो थी परमाणु अप्रसार संधि।
वो पूरी तरह से परमाणु अप्रसार संधि थी। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में 25 नंबर में, यह है आंशिक यानी थोड़ी अप्रसार रोकने के लिए। ये किन किन देशों के बीच में हुई थी? अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका सहायता कोष यानी अफ्रीकी महाद्वीप की सहायता करने के लिए कोष है, अफ्रीका सहायता कोष व पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना कब हुई? दो कोष बनाए गए। कोष का मतलब होता है एक अलग से खाता बना दिया जिसमें सब देशों को अपना योगदान देकर पैसे देने थे। वो थी एक तो अफ्रीका सहायता कोष और एक थी पृथ्वी संरक्षण कोष। ये दोनों कब बनाए गए? तो 1986 में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में तो बनाया गया अफ्रीका सहायता कोष। जिम्बाब्वे अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, वहाँ क्या है, उसकी राजधानी है हरारे। उस हरारे में 1986 में अफ्रीकी सहायता कोष बनाया गया। और 1989 में यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। यूगोस्लाविया देश, उसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड। ये है यूरोप महाद्वीप में। यहाँ पर पृथ्वी संरक्षण कोष बनाया गया। तो इन दोनों क्वेश्चनों का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले व सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया? वीटो पावर क्या है बेटा? आप लोगों ने सोवियत अपने क्या है जो अपनी यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। न पढ़ा हो तो इसको अलग से पढ़ना आप लोग, कि उसमें 5 देशों को स्पेशल पावर दी गई है, सबसे ज़्यादा शक्ति। और जो 5 देशों को स्पेशल पावर दी गई है ना, उनको वीटो पावर वाले देश कहते हैं। उन वीटो पावर वाले देशों में कौन कौन है? जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये चीन है, रूस है, ऐसे करके 5 देश है, एक शायद फ्रांस है, ये 5 देश है। इन 5 देशों को किसी भी मुद्दे को रोकने की शक्ति दी गई जिसको वीटो पावर बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा इस वीटो पावर का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले किसने किया और सबसे ज़्यादा बार किसने किया? तो इसका उत्तर है सोवियत संघ ने। उसके बाद क्वेश्चन है देखो 28 नंबर। अब थोड़े हम बड़े सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, वो कर रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों से मैंने इस लेसन को पूरा कवर कर दिया आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को ढंग से देख लेते हो तो आप इससे नोट्स बना लेना और वो मैं ग्रुप में डालना, मैं चेक करूंगा आप लोगों के। ठीक है बेटा? तो देखो 28 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी गुट के अनुसार, पश्चिमी गुट किसका था? अमेरिका वाला। पश्चिमी गुट के अनुसार रूस किस प्रकार शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार था? यानी पश्चिमी गुट वाले शीत युद्ध के लिए रूस को किन कारणों के आधार पर जिम्मेदार ठहराते थे? वो पढ़ो आप। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात दोनों देशों के जो नेता थे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे। यानी दोनों देश की जो सेनाएं थी वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई थी। क्यों खड़ी हो गई थी? इस प्रमुख अवस्था में जर्मनी तथा अन्य यूरोपियन राज्यों को रूस व अमेरिका में बंटवारा हो गया। इस विभाजन के कारण शीत युद्ध का आरंभ हुआ और दोनों ही देश एक दूसरे को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहरा रहे थे। पश्चिमी गुट ने रूस पर निम्नलिखित कारणों से उत्तरदायी ठहराया। अभी ये वो कारण हैं जिनके कारण वो कहते थे भी रूस शीत युद्ध का कारण है। पहला कारण उन्होंने बताया, पश्चिमी विचारधारा के अनुसार जो साम्यवाद के सिद्धांत है जो रूस मानता है, सोवियत यूनियन मानता है, वो क्या है? शीत युद्ध के कारण है। कि वो कहते हैं जो साम्यवाद है ना वो शीत युद्ध का कारण है। और साम्यवाद कौन चलाता था? सोवियत यूनियन, एक कारण। दूसरा, रूस पश्चिमी देशों में अपना साम्राज्यवाद तथा साम्यवाद फैला रहा है। दूसरा उनका आरोप था कि जो रूस है या सोवियत यूनियन है वो अपनी विचारधारा है वो कहाँ फैला रहा है? पश्चिमी देशों में फैला रहा है, साम्राज्यवाद और साम्यवाद की। तीसरी कारण वो लोग बताते हैं कि रूस द्वारा माल्टा समझौते की खुल्लम खुल्ला अवहेलना करना। ये माल्टा समझौता हुआ, उस समझौते की कुछ शर्तें थी, वो शर्तें वो पश्चिमी जो गुट है वो कहते हैं भी रूस इन शर्तों को तोड़ रहा है। इस कारण क्या है? वो रूस को एक कारण मानते हैं किसका? शीत युद्ध का। उसके बाद चौथा कारण बताते हैं वो जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल न होना। आप लोगों को पता है 1995 में विश्व युद्ध जो 1945 में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब के सब जापान के साथ लड़ रहे थे। लेकिन रूस ने क्या कहा? रूस ने कहा कि हम लोग जापान के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, बाकी हम आप लोगों के साथ हैं। तो इसको भी इन्होंने एक कारण माना। जब रूस ने ईरान तथा टर्की में अपनी सेनाओं का विरोध किया तो अमेरिका ने इसका घोर विरोध किया। तो इसमें क्या हुआ कि ईरान और टर्की में रूस ने अपनी सेनाएं भेजने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो मित्र देशों की सेना बनाई थी 1995 में, 1945 में विश्व युद्ध के दौरान, उसमें अपनी सेना भेजने का विरोध किया था। तो इस बात का भी अमेरिका ने विरोध कर दिया, भी आप लोग क्यों नहीं भेज रहे, हम लोग भेज रहे हैं। तो
तो इस कारण उनमें विरोध पैदा हो गया। फिर क्या था, जब रूस ने 1944 में यूनान पर कब्जा जमाया तो इंग्लैंड ने वहाँ की साम्यवादी प्रणाली का घोर विरोध किया था कि रूस ने 1944 में किस पर, यूनान पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था और वहाँ पर क्या सिस्टम लागू कर दिया, अपने वाला समाजवाद, साम्राज्यवाद। तो इसका विरोध किसने किया, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन किसके गुट में शामिल था, ब्रिटेन था पश्चिमी गुट के। तो इस प्रकार उन्होंने एक कारण ये बताया। सातवां कारण उन्होंने बताया कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना कार्य सुचारू रूप से चलाना शुरू किया तो रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कि पश्चिमी देश कहते थे भी यूएनओ को ढंग से काम नहीं करना देता, रूस अपनी वीटो पावर का गलत प्रयोग करता है और उसको ढंग से काम नहीं करना देता। इस प्रकार ये एक बड़ा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया भी पश्चिमी देश किस प्रकार सोवियत यूनियन या रूस को शीत युद्ध का कारण मानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 29 नंबर, शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो शीत युद्ध हुआ उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अनेक प्रभाव देखने को मिले। वो आप लोग अभी देखोगे। कौन सा, विश्व का दो गुटों में बंट जाना, ये हमने पीछे शॉर्ट प्रश्न में किया था। अभी दो ध्रुवों में बंट गया देश, एक प्रभाव ये पड़ा। दूसरा क्या, इस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे बदलाव हुए जिनके कारण सैनिक व गैर सैनिक संगठनों का निर्माण हुआ, जैसे नाटो, सीटो, वार्सा संधि। यानी राजनीति पर एक ये प्रभाव पड़ा कि इस विश्व युद्ध, इस शीत युद्ध के कारण क्या हो गया कि सैनिक और गैर सैनिक, जैसे गुट निरपेक्ष गैर सैनिक था लेकिन हाथों संगठन, ऐसे संगठन बने। फिर है, नव स्वतंत्र देशों ने इन गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र संगठन का निर्माण किया, इसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। ये भी शीत युद्ध के कारण ही गुट निरपेक्ष इसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद है, इस युद्ध के बाद दोनों गुट दुनिया के देशों के ऊपर दबाव बनाने लगे जिसके कारण खतरनाक हथियारों का निर्माण हुआ। जो परमाणु हथियार दुनिया में फैले उसका कारण क्या था, शीत युद्ध। सबको लगा भी अपने पर अटैक होगा, अपने पर अटैक होगा, तो लोगों ने क्या, गठबंधन बना ली और तगड़े तगड़े हथियार बनाए ताकि उन हथियारों के डर से उन पर हमला न हो। तो इस शीत युद्ध के कारण क्या हुआ, हथियारों को बढ़ावा मिला, खतरनाक। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है इसमें, इस युद्ध के दौरान अनेक पिछलग्गू राष्ट्र किसी न किसी गुट के साथ लगकर अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहते थे। जैसे पाकिस्तान पिछलग्गू था, पीछे लग जाता आंख मिच कर, ये नहीं देखता भी तेरी साइकोलॉजी क्या है। इस प्रकार से ऐसे अनेक राष्ट्र थे जिन्होंने अपने स्वार्थ सिद्ध किए। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की मदद ली अमेरिका से उस दौरान, सिर्फ किस बेस पर कि हम लोग आपके साथ है, भारत आपके साथ नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत महाशक्तियों को गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसे क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुट बनाने पड़े, दो ध्रुव क्यों बने। इसका पहला कारण है, अपने अपने राजनीतिक प्रभाव एवं समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए गुट बनाने की आवश्यकता पड़ी। एक तो क्या था, अपना अपना प्रभाव बढ़ाना था, इसके लिए गुट बनाना पड़ा। दूसरा क्या था, दुनिया के राष्ट्रों को यह डर सता रहा था कि जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो हम अपने समर्थक साथी देशों से हथियार खरीद लेंगे। यानी उस समय ये लग रहा था कि भी तीसरा विश्व युद्ध भी होने वाला है 10-15 सालों में, तो अगर हम लोगों ने गुट बना लिए तो उन लोगों से हम मदद ले लेंगे, उनसे हम हथियार ले लेंगे। तो इस डर से भी क्या बनाना पड़ा, गुट बनाने पड़े। तीसरा है, दोनों ही महाशक्तियां तेल उत्पादक देशों को अपने साथ मिलाना चाहती थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1995 में टेक्नोलॉजी, नवीन टेक्नोलॉजी आ गई, संचार के साधन बढ़ गए और क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया। उस युग में कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होती है, वहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वहाँ तेल की आवश्यकता पड़ी और तेल कहाँ था, ज़्यादातर खाड़ी देशों में। तो जो ये देश थे उन्होंने क्या कोशिश की भी खाड़ी देशों को अपने साथ मिलाएं तो तेल पर अपना अधिकार हो जाए तो हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इस वजह से भी क्या हुआ, गुट बनाना पड़ा। चौथा है, ये महाशक्तियाँ अनेक क्षेत्रों में अपने हथियार व सेना का संचालन करने के लिए उनका प्रयोग किया जा सके। एक इन महाशक्तियों की ये सोच थी कि अगर अपने पास क्या होंगे, गुट होंगे, अपने पास देश होंगे छोटे छोटे अलग अलग है अपने गुट में, तो वहाँ आप अपने हथियार भी बेच सकते हैं, वहाँ अपनी सेना का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेना को वहाँ डिप्लॉय करके वहाँ से पैसे ले सकते हैं। इस प्रकार पाँचवा ये है कि ये महाशक्तियाँ छोटे द्वीपों और छोटे देशों की जासूसी करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए उन्होंने गुटबंदी का सहारा लिया। छोटे छोटे देश हैं उनके सहारे से वो क्या करें, जासूसी कर लें ताकि उनको सारी दुनिया की रिपोर्ट रहे और उनकी क्या बनी रहे, शक्ति बनी रही। उसके बाद है, पश्चिमी गुट के अनुसार रूस की, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया भी, पश्चिमी गुट के अनुसार रूस किस प्रकार शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार था। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध को बढ़ावा देने में पश्चिमी गुट किस प्रकार जिम्मेदार था। पहले हमने पढ़ा भी जो
पश्चिमी और पूर्वी गेट जो गुट है उसमें हमने पढ़ा भी पहले, जो पूर्वी गुट है, जो मतलब रूस वाला गुट है, वो किस प्रकार जिम्मेदार था, उसको क्या क्या कारण दिखाई दिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भी पश्चिमी गुट, जो अमेरिका वाला गुट था, वो कितना जिम्मेदार था शीत युद्ध का। तो इसमें क्या कि जिस प्रकार पश्चिमी राज्यों ने आपसी शिकायतों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शीत युद्ध के कारणों के लिए रूस जिम्मेदार था, उसी प्रकार रूस को पश्चिमी देशों से काफ़ी शिकायतें थी, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, अमेरिका की विस्तारवादी नीति, यानी अमेरिका अपना विस्तार करना चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक कारण था शीत युद्ध का। ये कौन बता रहा है? ये रूस बता रहा है। युद्ध के समय रूस के ऊपर शक करना, यानी रूस को वो किसकी नज़र से देखते थे? शक की दृष्टि से, शंका की दृष्टि से। तीसरा, पश्चिम द्वारा रूस के हितों की सुरक्षा की अवहेलना करना, यानी जब भी कोई समझौता होता, फ़ायदा लेना होता, तो ये अपना अपना फ़ायदा बांट लेते, रूस की अवहेलना कर दी जाती। उसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा युद्ध के समय रूस की मदद करने के लिए मोर्चा खोलने में देरी करना। जब रूस पर हमला किया हिटलर ने, जर्मनी ने, तो हुआ क्या कि इन देशों ने मदद करने में देरी कर दी, मतलब इन लोगों ने काफ़ी लेट मदद की रूस की। इससे भी रूस को थोड़ा दुख पहुंचा और उसने अलग गुट बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेडरिक ट्रूमैन ने एक लैंड लीज कानून को बंद करके काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कानून बना दिया लैंड लीज का, ज़मीन को पट्टे पर लेने का, उसको उन्होंने बंद कर दिया। उससे रूस, सबसे ज़्यादा रूस के नागरिक प्रभावित हुए, ये भी एक कारण था। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग करने वाले एटम बम को गुप्त रखा। एक ये था कि जब इनका गठबंधन था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अमेरिका ने ये बम का इस्तेमाल करने के लिए रूस के सामने कोई भी बातचीत नहीं की, यानी रूस को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई बम है और इसका हमला करने वाला है अमेरिका। तो इस प्रकार ये जो कारण थे जिनसे रूस कहता है भी शीत युद्ध का जिम्मेवार अमेरिका है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की नीति को लागू करने का जो श्रेय है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में होने वाली गतिविधियों में भारत ने निम्नलिखित भूमिका निभाई। क्या क्या भूमिका थी भारत की? भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता है, यानी भारत इसको सबसे पहले शुरू करने वाले देशों में कौन है? भारत। दूसरा, यह आंदोलन विश्व शांति के लिए था, यानी भारत क्या था? शांति फैलाना चाहता था, गुट बनाकर युद्ध नहीं। तीसरा, 1983 में भारत ने ईरान इराक युद्ध की समस्याओं को हल करने पर जोर दिया, यानी भारत ने उसमें मध्यस्थ की, बिचौले की भूमिका निभाई एक प्रकार से। कब? 1983 में ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ उसमें। उसके बाद भारत ने पूर्ण निशस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव को पेश किया। भारत ने कहा कि भी जो निशस्त्रीकरण नहीं है, यानी जो हथियार है उनको खत्म करने के जो सिस्टम है ना, वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ देश रख लें और कुछ देश खत्म कर दें। इसी वजह से भारत उस पर साइन नहीं कर रहा। भारत कहता है कि जो परमाणु अप्रसार संधि है उसके जो रूल है वो पक्षपातपूर्ण है, यानी वो बड़े देशों को तो छूट देता है भी आप कुछ हथियार रख सकते हो दाग जमाने के लिए, और हम जैसे देशों को कहता है भी आप अपने हथियार खत्म करो। तो इसलिए भारत उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा। भारत को अफ्रीकी कोष का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने जो अफ्रीकी कोष हम लोगों ने पढ़ा था जिम्बाब्वे में, जिसका निर्माण हुआ था हरारे में, जिसकी राजधानी में, उसमें भारत को सबसे पहला अध्यक्ष भारत को चुना गया था। 1989 को भारत ने यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पृथ्वी संरक्षण कोष कायम करने का सुझाव भारत ने ही दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या? तो गुट निरपेक्ष का जन्म भारत में हुआ। सुमिल दत्ता ने अपनी पुस्तक विद नेहरू इन द फॉरेन नोटिस में लिखा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरिपुरा सत्र 1939 में गुट निरपेक्ष की नीति को स्वीकार किया गया था कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएंगे। भारत ने कहा कि हम आज़ाद होने के बाद क्या करेंगे, अपनी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र बनाएंगे। स्वतंत्र तभी रह सकती है जब आप किसी गुट में शामिल न हो। सिद्धांत, गुट निरपेक्ष में किसी मुद्दे पर उसके गुण व दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, यानी कि गुट के आधार पर नहीं, गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी अपनी बागड़ी भाषा में कहें तो बात की बात कही जाएगी, ये नहीं भी ये अपना भाई है तो इसकी मेहर ले लेंगे। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हित व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय हितों का तालमेल बनाया जाएगा।
आर्थिक क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपना निर्णय करने में स्वतंत्र होगा वो देश। उपनिवेशवाद व जातिवाद का घोर विरोध होगा। जो देश शक्ति की राजनीति करते हैं उनका विरोध किया जाएगा। ये किसके सिद्धांत है? ये गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत है। उसके बाद क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की विशेषता व सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना से संबंधित था, उससे जुड़ी हुई बातें हम करते हैं। पहली विशेषता, इस व्यवस्था की स्थापना की मुद्दे को लेकर उत्तर दक्षिण में विवाद हुआ, यानी कि विकासशील और विकसित देशों में इसमें विवाद हुआ। दूसरा, विश्व में खुले व्यापार की नीति को प्रोत्साहन मिला। व्यापार खोल दो सब देशों को, कोई किसी देश के साथ तो व्यापार करे। राष्ट्रों को के एकाधिकार को समाप्त करना, यानी किसी का एकाधिकार है ना व्यापार पर, तो वो खत्म करो, सबको मिल बांट कर यहाँ व्यापार करने का अधिकार मिले। विकसित तथा विकासशील देशों के बीच आसान शर्तों पर माल बेचने की छूट देना। इसके सिद्धांत क्या क्या है? कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में अंतर को कम करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर समुचित प्रतिबंध लगाना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब होता है जो अलग अलग देशों में जाकर व्यापार करती हैं और वहां से पैसे कमा कर अपना देश बढ़ती है। विकासशील देशों पर वित्तीय कर्ज के भार को कम करना। क्या होता है? विकासशील देशों पर कर्ज होता है, उसको कम किया जाए। देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को समाप्त करना, क्योंकि यानी तकनीक का ट्रांसफर करना। जो विकासशील अलग विकसित देश हैं उनको तकनीक दी जाए नई नई, ताकि वो भी अपना विकास कर सकें। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। इससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न हम लोगों ने आज पढ़ लिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं आप लोगों को ये खुले रूप से ये आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, इससे अपने नोट्स बना लेना। वीडियो चलाओ, क्वेश्चन लिखो, फिर बंद कर दो, फिर चलाओ, ऐसे करके आप अपने नोट्स बना लेना। वो ग्रुप में डालना, मैं आप लोगों के चेक करूंगा। इससे हमें ये पता चलेगा भी आप लोगों को कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता। उम्मीद करूंगा बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने आपके ग्रुप उनमें शेयर करना। धन्यवाद।